गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं नेहा आप सबका स्वागत करती हूं उड़ान प्रोग्राम में। दोस्तों, आज मैं आपको काफी बुलंद और काफी दबंग पर्सनैलिटी से मिलवाने वाली हूं जिनका नाम है संतोष यादव जी। संतोष यादव जी रेवाड़ी गांव से हैं। जोनियावास एक वहां पे छोटा सा गांव है हरियाणा में, रेवाड़ी में। मैम वहां से हैं। तो और मैम ने संतोष यादव जी मैम ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, 1992 में और 1993 में मैम ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो आइए जानते हैं मैम से मैम की कहानी। स्वागत करते हैं मैम का हम सब मिलके। नमस्कार मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं सभी? हाँ जी मैम, सब बढ़िया। सबसे पहले तो मैम आप को सैल्यूट करती हूँ मैं। जो जो काम करने के लिए इंसान इतना सोचता है कि ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपने ऐसा चुना। आपने सीधा पर्वत पर चढ़ाई कर ली। तो आप ये मैम एक कुछ, जी आप अपने बारे में कुछ बताइए। ये एक बहुत बड़ा संयोग हुआ है इनफैक्ट, क्योंकि हरियाणा और पहाड़ का रिश्ता तो बिल्कुल बहुत दूर दूर का है। मुझे जी। याद है कई बार हरियाणा के लोग कहते थे कि पहाड़ को देख के ही डर लगता है इनफैक्ट। जी लेकिन मैम। लेकिन हमारे साथ जी। जी, मैं आपको बताऊं, मैं भी हरियाणा से हूँ। इसीलिए मैं आपको हाँ। डबल डबल सैल्यूट करती हूँ आपको। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसके लिए आपका बड़प्पन है कि आप इतना बड़ा हमें सम्मान दे रही हैं। और लेकिन अ, एक एक जिज्ञासा के रूप में मेरी हिमालय की ओर राह हुई है। जी। मैं हिमालय देखना चाहती थी वो कैसे लगते हैं। जी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये रास्ता इतना आगे तय कर लूंगी, इतना आगे बढ़ जाऊंगी। और जी। शुरुआत मेरी बहुत ही क्योंकि पेंटिंग मेरी हॉबी रही है, मैं 8-9 तरह की पेंटिंग जानती हूँ। अच्छा। और इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था। जी। और संजोग की जो मैं बात कह रही हूँ वो ये हुआ कि मुझे लेट एडमिशन के कारण जी। हमारी कॉलेज में एडमिशन काफी मैंने लेट लिया था। और जी। जिसकी वजह से मुझे हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला, जी। कॉलेज के हॉस्टल में। और इसी तरीके से मेरी जैसी बहुत सारी और लड़कियां थी, तो हम 38 गर्ल्स थे जी। जिनको कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल शिफ्ट किया गया। और वहां जी। से मुझे अरावलीज दिखते थे, जैसे मैं अपना खिड़की खोलती थी तो मुझे अरावलीज दिखते थे। और एक क्वेश्चन मार्क हमेशा होता था कि वहां क्या है। ये बहुत अच्छा। खूबसूरत जगह है, काफी खूबसूरत हरा भरा, एकदम जुलाई का महीना था, जुलाई जी। अगस्त का महीना बहुत सुंदर लगता था इनफैक्ट। जी। और एक दिन मैं वहां चली गई, तो वहां पे कुछ क्लाइंबर लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे, जो जी। कि मुझे बहुत आकर्षित किया। और मैंने उनसे पूछा, मैं पूछ नहीं पाई क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, वो सारे लड़के थे, लड़कियां कोई नहीं थी। और मुझे ये महसूस हुआ कि नहीं, मेरे ख्याल से मैं बड़ी मुश्किल से तो पढ़ने आई हूँ, और मुझे लड़कों से जी। बात नहीं करनी है। और मैं जी। 1 घंटे तक उनको बैठ के देखती रही। जी। खैर, मैं नीचे आई तो अंदर से जो एक बहुत इच्छा शक्ति बहुत तीव्र थी। और मैं जी। समझती हूँ कि जितनी तीव्र इच्छा शक्ति होती है, अगर उसमें ईमानदारी अगर होती है, तो जी। वो जबरदस्त काम करती है इनफैक्ट। और वो जी। जैसे मैं नीचे आई तो मैंने एक इंस्ट्रक्टर मुझे मिले उनके। और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये माउंटेनिंग होता है। वो क्या होता है? तो उन्होंने जी। हिमालय के बारे में बताया। तो मैंने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या हिमालय हम लोग जा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं जा सकते हिमालय में। तो जी। मैंने कहा कि मुझे जाना है हिमालय, मुझे देखना है। तो उन्होंने मुझे उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन का एड्रेस दे दिया अच्छा। कि आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो मुझे जी। बिल्कुल नहीं पता था वो एड्रेस क्यों दिया था, क्या दिया था। फिर उन्होंने कहा यहाँ एक कोर्स होता है माउंटेनिंग का। ओह अच्छा। अच्छा। तो तो उसके बारे आपने में वहां, मुझे कोई, हाँ, मुझे उसके बारे में भी कोई लेना देना नहीं था। माई जी। इमेजिनेशन वॉज टू सी द हिमालयस। वो ओके। ट्रेनिंग का इमेजिनेशन आया ही नहीं बिल्कुल भी। और जी। मेरा इनफैक्ट फिर उसके बाद उसमें जो मैंने फिर फॉर्म मंगाया, वहां से फॉर्म आ गया। और उस जी। फॉर्म में एक ये था कि 500 रुपया मुझे फीस देनी है, और 500 रुपया मुझे अपने पॉकेट में रखने पड़ेंगे क्योंकि ट्रैवल कॉस्ट वगैरह चाहिए। तो 1000 रुपया 1986 में एक बच्ची के लिए, एक विद्यार्थी के लिए जोड़ना बड़ा मुश्किल होता था। तो जी। चाहे मैं एक अच्छे परिवार से रही, वेल टू डू परिवार है, लेकिन पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगना, है जी। ना? अपने आप ही कैसे इकट्ठा जी। करके जाना है, या मैं और मैम मांगूंगी तो मैंने, कहेंगे जी। मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री में ये भी पढ़ा कि जब 1992 में, उस समय में
जब हरियाणा में लड़कियों के ऊपर इतनी पाबंदी होती थी पढ़ाई को लेकर भी, मतलब पढ़ने भी जी नहीं जी जाने जी दिया हाँ जाता वो था। मेरे ऊपर भी जी जी। जी जी वो था इनफैक्ट तभी तो मेरी 14 वर्ष में शादी हो रही थी। अच्छा। और तभी मेरी माँ ने कहा अभी छोटी है ये। जी तब मैं 10th में थी। जी और माँ ने कहा छोटी है। तो उस वक्त मैं बच गई इनफैक्ट। फिर मैं जब 16 साल की हुई मैंने 12th कर लिया। फिर 12th जी। करते ही मैं थोड़ी बहुत और समझदार हो गई थी तब तक मुझे ये लगा कि नहीं मुझे ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो जी। मेरी तब शादी का बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था। काफी प्रेशर बढ़ने लगा तो क्योंकि मेरी आपने कजन 16 साल की उम्र में शादी कर ली? नहीं 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 शादी नहीं की फिर मैंने। अच्छा, 16 साल नहीं में की। शादी नहीं की। तब मैंने जी अचानक मेरे मन में ये भाव आए कि जी मुझे अगर मैं यहाँ रहूंगी। एक्चुअली माँ जी बाप से ज्यादा रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। उनको जी लगता है कि लड़की है ये हमारे घर के लायक है या जो भी है अच्छा जी खानदान है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो जी रिश्तेदार भी लड़की जवान हो रही है शादी करना है ये सारी बातें चलने लगी। और मेरी कजन जो सिस्टर थी वो मेरे से 3 महीने छोटी थी। तो जी। वो पढ़ी नहीं थी ज्यादा। 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी उसकी शादी का दबाव था। खैर इससे मैं बचने का एक तरीका मैंने निकाला कि अगर मैं हॉस्टल में चली जाऊंगी तो इनके दिमाग में मेरी शादी के बारे में नहीं आएगा। उसके लिए मैंने थोड़ा सा जिद किया कि मुझे हॉस्टल जाना है हॉस्टल में बैठ के पढ़ना है मुझे। जी। तो और आप अपनी ट्रेनिंग करने गए मैम हॉस्टल में, जयपुर आप मैं अपनी ट्रेनिंग करने गए जयपुर थे? गई थी मैं जी जी जयपुर में कस्तूरबा हॉस्टल में मैंने रह के पढ़ाई की। और कस्तूरबा हॉस्टल से ही मेरी जिंदगी ये हिमालय मेरे जीवन का एक हिस्सा बना इनफैक्ट। और जी एक और इसमें फायदा ये था क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पैसा मुझे जोड़ना था तो मैंने पेंटिंग करना बंद कर दिया क्योंकि पेंटिंग में मेरा पैसा बहुत खर्च हो जाता था। और साथ जी। में पाई 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 में जोड़ने लगी कि मेरी किताब के जो पैसे थे किताब नहीं खरीदी। मैंने जाकर के हॉस्टल से हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी से किताबें इश्यू कराई है ताकि मुझे किताब जी खरीदनी ना पड़े। वो पैसा मैंने अपने जी उसमें जोड़ दिया। फिर जी। ये बात मैं बहुत कम बताती हूँ लेकिन मैं उपवास करने लगी इनफैक्ट क्योंकि वहाँ अच्छा। हॉस्टल में जो मेरा मेरा जो मैस का खर्चा जी जी आएगा। तो जी एक दिन उपवास करती थी एक दिन भोजन करती थी। तो ताकि जी वो पैसा मेरा उन दिनों शायद 180 रुपया या 200 रुपये ऐसे हमारा मैस का बिल आता था। तो जी। उसमें भी अगर हम एक दिन नहीं खाऊं तो कम से कम जो भी पैसा बचे 10 रुपए बचेगा तो मेरे लिए तो 1 रुपये बचता था वो भी बहुत बड़ी बात होती थी इनफैक्ट। जी इवन लड़कियां हॉस्टल से जूस पीने जाती थी और क्या क्या करती थी तो वो मैं सब नहीं जाती थी मुझे जबरदस्ती पकड़ के भी ले जाती थी। तो मैं जाती भी थी जी तो वो लोग बोलते थे कि हम खर्चा दे देंगे तुम्हारा तुम क्यों नहीं जी ले रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं लेना। तो बोलती थी हम दे देंगे। मैंने कहा नहीं पैसे तो मेरे पास है। लेकिन मैं बताती नहीं थी कि मैं पैसे किस बात के लिए रख रही हूँ ये बातें मैं किसी को बताती नहीं थी इनफैक्ट। दैट वाज वेरी जी। सीक्रेट ऑफ माइन इनफैक्ट। और मैं जाकर के फाइनली मैं पैसा जोड़ पाई। और पैसा जी जोड़ने के बाद अ, मैं गई जी। ट्रेनिंग के लिए। ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं बीच में लेकिन मैं थोड़ा सा और तो कट इट मैम शॉर्ट कि आपको, वहाँ हाँ हाँ, नहीं जी नहीं, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे बताइए। हाँ मैं नहीं तो फिर ये मैं जरूर, जी मैं ये जरूर हॉस्टल पूछना चाहती हूँ मैम कि आपकी उस वक्त उम्र क्या थी जब आपने माउंट एवरेस्ट पे फतेह किया, मतलब मुझे हाँ ये तब मेरी जानना। तेईस साल उम्र थी लेकिन जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो 17.5 साल की थी मैं। अच्छा, साढ़े 23 साल सत्रह की साल उम्र में? हाँ 17.5 साल की उम्र में मैंने जी ट्रेनिंग हासिल की। और जब ट्रेनिंग जी में मैं गई वहां पर तो मुझे जी। लोगों ने कहा कि ये तो बहुत नाजुक सी है पतली दुबली है ये तो वापस चली जाएगी। ये अच्छा चढ़ नहीं पाएगी। हाँ और अच्छा मेरा मेडिकल मेडिकल जब हुआ तो मेरे अंडरवेट निकली। और लंग्स भी अच्छा। मेरे बहुत छोटे। हाँ लंग्स जी। भी कहते तो लंग्स ही नहीं है इसके तो ये सांस कहाँ से लेंगी प्राणवायु का सारा खेल है यहाँ तो। तो अच्छा। फिर आपस में वो लोग बातें करने लगे कि ये तो 2-4 दिन में वापस चली जाएगी है ना। जी पर मैंने मेरे मन मतलब मेरे ऊपर उनकी जो बातें थी उनका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जी। इट वाज नॉट आप। अफेक्टिंग मी एट ऑल इट वाज नॉट अफेक्टिंग मी एट ऑल। और जी मुझे इफेक्ट इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा जो मिशन था वो छोटा सा था कि मुझे हिमालय देखने हैं। और वो मैंने हिमालय देख लिए क्योंकि जब मैं इंस्टीट्यूट पहुंची तो चारों जी तरफ जो है वो हिमालय से घिरा हुआ इंस्टीट्यूट था। जी। इवन आई कुड सी मैं बर्फ के पहाड़ भी देख पा रही थी वहां से। सो अच्छा। माई डिजायर वॉज फुलफिल इन फैक्ट। तो मैंने अपने आप को कहा
कोई बात नहीं, मुझे माउंटेनियर बनना भी नहीं है ना। और मैं ये ट्रेनिंग जैसे टीचर कहे वैसे चुपचाप तुम करो। 1 महीना तुमको यहाँ रहना है, पैसे दिए, और वो ये फीस जो है मेरी है यहाँ पर, 1 महीना तुम रहो यहाँ पर और आराम से ट्रेनिंग करो, जो टीचर कहे उसको करिए। और मुझे नहीं पता, जब जी मेरा ट्रेनिंग पूरा हुआ, जी। मैं फर्स्ट आ गई। अच्छा, मुझे आप फर्स्ट आ गए। बेस्ट ट्रेनिंग घोषित किया गया। तो अच्छा। उसमें मैं सोच विचार करने लगी ये कैसे हो गया। लेकिन हाँ, जी मुझे थोड़ा बहुत तो मुझे पता चल गया था, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग करती थी, तो जी ट्रेनिंग में जैसे मेरा पहला पहला दिन जो ट्रेनिंग का था, जी। 20 किलोमीटर मुझे जाना था। बीस 20। किलोमीटर मेरी 20 किलोमीटर जाना था, 20 केजी मेरे पीठ पे डाल दिया गया अच्छा, सामान। 20 किलोमीटर जाना था और हाँ 20 किलो कमर पर। हाँ, सामान मेरे पीठ पे डाल दिया। और सभी लड़कियों के पीठ पे था, सभी लड़कियों के पीठ पे। हम 64 गर्ल्स थे। और ओके। एक नक्शा दे दिया गया कि वहां पहुंचना है हम लोगों को। जी तो सभी लड़कियां काफी हबड़ दबड़ एकदम बहुत तेजी से चल रही थी कि कौन आगे चली जाए, कौन पीछे रह जाए, तो इस तरीके से भाव था। मेरे जी। भाव में ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट मैं ना किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही, ना किसी के आगे जाने की कोशिश कर रही थी। मैं जी बहुत मस्त होकर के उस हिमालय की वादियों का मतलब एक एक आनंद ले रही थी या कहे। और सबसे अच्छी बात नेहा जी जानते हैं वहां पे मुझे क्या अच्छा लगा? वहां जी। का जो प्राकृतिक सौंदर्य जो था वो बहुत हाँ जी। खूबसूरत। जी वहां का जो शांत वातावरण जो जी सबसे जी मेरा प्रिय है, जी वो मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे। और इन जी। दोनों को जब मैंने मिलाया, तो मुझे लगा कि जैसे एक डिविनिटी की अनुभूति होने लगी मुझे, दिव्यता की अनुभूति होने लगी मुझे। और मैं आराम से एक ही चाल में चलती रही। तो जब मैं वहाँ ट्रेनिंग जहाँ पे हमें डेस्टिनेशन में पहुंची, हाँ वहां जी। पे जो मेरे 2 इंस्ट्रक्टर इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ है बाकी की लड़कियां? तो मुझे जी विश्वास नहीं हुआ कि मैं सबसे पहले आ गई हूँ। मैंने सोचा शायद ये लोग मुझे मोरल अप करने के लिए कह रहे हैं, जी। क्योंकि मुझे तो ये बता दिया पता गया नहीं। था कि तो 3 दिन के बाद वापस चली जाएगी, सबसे कमजोर लड़की है। तो जी फिर मैंने कहा कि मैंने शर्मा के वहां से भाग आई। जी। पर मैंने तब देखा लड़कियां नीचे आ रही है अभी, तो ये कैसे हो गया? मैं कैसे इनके आगे आ गई हूँ? क्योंकि जी लड़कियां तो जो है पहाड़ों में तो एक रास्ता होता है एक्चुअली। जी। एक तरफ नदी होती है, एक तरफ एक। पहाड़ होता है, बीच में ट्रैक होता है। जी। ये आश्चर्य की बात लगी। तो नेहा अच्छा। जी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जी। मेरे अंदर मन में आज भी किसी के प्रति कंपटीशन नहीं करती हूँ मैं। ओके। और वो कंपटीशन की भावना मेरे अंदर नहीं थी। मैं किसी जी को भी पीछे करके आगे जाने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं तो एक उस प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसमें जी एकदम खोई हुई, और अपनी एक टास्क को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। जी। और वही मेरी एक ऊर्जा बनी इनफैक्ट। तो मैम आपने मैं एक बार नहीं 2 बार कैसे ये तय किया? मैं तो बड़ी हैरान हूँ ये सुनकर कि आप दो नहीं, दो दो बार। 2 बार ही नहीं, 4 बार गई हूँ एक्चुअली। 2 बार मैं एज ए लीडर भी गई हूँ। अच्छा। तो हाँ, मैम 4 बार गई हूँ। अब मतलब मैं आपसे सवाल पूछने में भी मुझे इतना आश्चर्य नहीं नहीं हो नहीं, ऐसी रहा कोई बात नहीं है, मैं बता देती हूँ। पहली बार जब मैं गई, तो वो ले जी। जाया गया था मुझे, वो ले अच्छा। जाया गया था। और ओके। जब मेरा फिर ना उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर मैंने जी। पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लोग जो है हर वक्त में डिमांड में रहती थी, मुझे बल्कि कॉलेज से हॉस्टल से पकड़ के लाते थे। कि अच्छा। पहले तो मोबाइल ये सब होता नहीं था, हाँ और जी हाँ जी। लैंडलाइन पे मैं जल्दी से फोन पे आती नहीं थी, है ना। अच्छा। तो फिर कोई एक आदमी को मैसेंजर को भेजा जाता था जयपुर, पकड़ के लाओ वो अच्छा। कहाँ होगी, है ना। ऐसे करके मेरा काफी डिमांड में रहने लगी मैं। और फिर जी एक्चुअली मुझे लगता है कि सारा कुछ जो कुल मिलाकर के जो मुझे समझ में आया, जी। जो भी मैं जीवन में जो। कर पाई हूँ और माउंटेनिंग में, वो सुबह का जी। जल्दी उठना था मेरा। सुबह अच्छा। मैं जल्दी उठती थी, चाहे मेरे लंग्स छोटे थे, लेकिन एक जी आश्चर्यचकित ये रहा कि मेरे लंग्स छोटे होने के बावजूद भी मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन सबसे ज्यादा आंका गया। जी ये एक अलग कहानी, वो मैं बताऊंगी वो बाद में। पर अभी ये जी। बात जो हुई कि 2 बार कैसे हुआ, दूसरी बार मुझे गवर्नमेंट ने खुद सिलेक्शन किया, ओके। क्योंकि वुमेन एक्सपीडिशन जा रहा था। तो ओके। वुमेन एक्सपीडिशन जा रहा था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ भी नहीं था तब। जी तो एक शायद पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी उठा कि वो क्यों नहीं जा रही है। तो फिर अच्छा। मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे बुलाया गया। मैं पुलिस में थी तब, मैं उस वक्त मसूरी में देहरादून में थी, और क्या मुझे बात। बुलाया गया। जी तो मैं गई, तो मैंने जी। मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा।
तो मेरे जो बॉस थे, हमारे जो डीआईजी, मेरे जो ऑपरेशन, मेरे डिपार्टमेंट के बॉस थे, जी उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाओगी तुम? जी ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर है। अब ये मत जी भूलो कि तुम एक पुलिस अधिकारी हो, और पुलिस जी अधिकारी होने के नाते आप किसी भी चीज को ना नहीं कर सकती हैं, है ना? जी तो मैंने कहा कि सर लेकिन मुझे जाना नहीं है। तो उन्होंने जी कहा कि क्यों, ऐसी क्या बात है? तुम जी बेवकूफ हो, लोग तो अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कोर्ट चले जाते हैं, तुम्हारा तो जी सिलेक्शन हुआ है, तुम्हें तो जी खुश होना चाहिए, और तुम वो नहीं जा रही हो। तो खैर, मैंने कहा अच्छा ठीक है सर, मुझे जाना है। तो कहते लड़कियां जा रही हैं तो उनको मदद करने के लिए जान तुम्हें सेलेक्ट जाना पड़ेगा। जी ठीक है। इस तरीके से एक्चुअली मेरा सिलेक्शन दोबारा, जब एक्सपीडिशन, और वहां पे भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा क्लाइम करने वाली हूँ, क्योंकि मैं तो एक अच्छा मदद करने के लिए गई थी। मेरे जी दिमाग जी में ये था ही नहीं कि मुझे क्लाइम करना है। मेरे दिमाग में ये था कि, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है। जी मैंने कुछ प्लान करके नहीं किया था। जी मैं तो वहां पे मुझे जो मुझे ऑब्जेक्ट दिया गया था, जो मेरा उद्देश्य तय किया था, मेरी जो ड्यूटी तय की थी कि जी आपको वहां पर लोगों को मदद करना है, रास्ता खोलना है, तो वो मैंने काम किया। जी फिर जब पहली टीम बनी जी और वो फेल होके आ गई, वो सक्सेस नहीं हुई, ओहो तब फिर मुझे कहा गया कि अब एक्सपीडिशन को सक्सेस करना है। जी क्योंकि ये वुमेन एक्सपीडिशन जो जा रहा था, ये भी काफी विवादित हो गया था, और इसको भी बड़े मुश्किल से परमिशन मिला था। जी तो जी उस जी वक्त ये हुआ कि वुमेन एक्सपीडिशन है और सक्सेस नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जी फिर मैंने कहा कि नहीं, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी हम किसी को, देखिए हिमालय है, हम उसको जी चैलेंज नहीं कर सकते। हम बड़े जी नतमस्तक होते हैं उनके सामने। जी सागर माथा एवरेस्ट जो है, मेरे लिए तो एक एक पहाड़ जो है वो ईश्वर का रूप है। और मैंने कहा जी उसके लिए सामने मैं बहुत ये करके नहीं जाऊंगी कि हमें विजयी हासिल करनी है। हम कोशिश मैम, करेंगे वहां तक आज पहुंचने की। सबसे पहले जब आप पहाड़ पे चढ़े, मतलब वहां पे आप, क्या आपके मन में एक क्या ख्याल आया? मतलब आपको यकीन हुआ कि मतलब मैंने कर दिखाया, या आपकी क्या फीलिंग क्या थी, आपको क्या फील हुआ? नहीं, ये नेहा जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न किया है मुझसे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न किया है। जी जी मैं मेरे अंदर कोई कोई भाव नहीं थे इनफैक्ट। मैं अच्छा एकदम शून्यता का भाव में चली गई थी। जी ये तो ऑफ कोर्स जब भी मैं हिमालय में जाती हूँ, तो जी ये एक डिविनिटी की फीलिंग तो हमेशा रहती थी मेरे अंदर, जी कि जी एक मुझे हमेशा ये लगता था जैसे मैं ईश्वर के बहुत करीब जा रही हूँ। और हाँ मुझे बहुत ईश्वरीय एहसास होता था, इनफैक्ट ये हमेशा रहता था मुझे। और जी मुझे कोई वो नहीं था कि मुझे क्लाइंब ही करना है, या मुझे कोई जी लालच नहीं था। जी मैं तो हिमालय के अंदर पहुंच की, वही मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होती थी। खैर, जी तो तो जैसे मैं जैसे मैं ये ऊपर गई, सफर आपके, जैसे जी मैं ऊपर पहुंची, जी जी तो वहां पर मेरा एकदम जैसे मैं कहीं कनेक्ट हो गई हूँ। जी मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल मेरा कोई अंदर से ना मैं खुश थी और ना मैं दुखी थी। और मैं जी एकदम जी न्यूट्रल भाव में चली गई थी, जैसे उसको शून्यता का भाव कहें। और मैं जैसे कहीं डिस्कनेक्ट हो गई, कहीं और दूसरी जगह कनेक्ट हो गई हूँ। और जी पहला भाव ये आया, जी शून्यता का भाव से पहले, जैसे मैंने जी देखा कि मैं बिल्कुल करीब पहुंच गई हूँ, और जी लगभग 2-3 फुट रह गया था। तो जी जैसे ही मेरा एक कदम पड़ा, तो मुझे एकदम एहसास हुआ कि नहीं, तुम तो हिमालय को या प्रकृति को भगवान मानती हो, जी तुम इसके ऊपर पैर कैसे रखती हो, कैसे रख सकती हो ईश्वर के ऊपर? और वो जी सचमुच अंदर से एक फीलिंग आई मेरे, वहीं पे 1.5-2 फुट के पहले ही मेरे पैर कदम कदम रुक गए। और जी उस वक्त मैं कहाँ खो गई थी मुझे नहीं समझ में आया। पर जब मैंने अपने आप को व्हेन आई रिगेन माई सेंसेस, जब जी मैंने अपने आप को वापस आई सेंसेस में, तो मैंने अपने आप को पाया कि मेरे घुटने टिके हुए हैं, और मेरे अच्छा माथा ने स्पर्श किया हुआ था एक्चुअली। अच्छा उससे पहले मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ, और माथा जी ने स्पर्श किया। और जी मैंने उस वक्त अपने आप को कहा कि उस हिमालय की विराटता में डूबने में मुझे कुछ क्षण लगे, जी पर मैंने अपने आप को कहा कि संतोष, क्या यही वो जो शून्यता का भाव था, क्या यही वो एक आध्यात्मिक क्षण था? ऑफ कोर्स, हमें वो दिया गया था तिरंगा झंडा हमारे जी देश का, उसको वहां जी स्थापित करना था। जी अ, मैं नेहा जी बताऊंगी कि एक अलग तरह की, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। वो वो मैं इतना मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो मैं आपके वाह, चेहरे मैं, से, मैं पूरे
मतलब इतना अंदर से वो फील आया कि मैं अपने देश के तिरंगे झंडे को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पे स्थापित कर रही हूँ। कितना वो मैं प्राउड अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो एक अलग तरह का था फीलिंग। पर मैंने स्थापित करने के तुरंत बाद जी। मैंने उसको वहां से ले लिया। भाव ये अच्छा। था कि मुझे यहाँ छोड़ना नहीं है इसको। अच्छा। उड़ गया, उड़ गया। किसको क्या पता ये किस देश का झंडा है, किसी का जी। पैर पड़ेगा, क्या पड़ेगा। और मैंने कहा, मन में उसी वक्त सोचा कि इसको मैं वापस ले जाकर के, जिस तरीके से मुझे प्रधानमंत्री ने हमें फ्लैग ऑफ किया था, तो ये जी। फ्लैग इन होगा, और फ्लैग अच्छा। इन होगा तो हम इसी झंडे को वापस प्रधानमंत्री को ले जाकर के देंगे। तो ये अच्छा। मेरे मन में एक भाव आया, तो मैं उस झंडे को भी वापस लेके आई। और जी। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे ही मैंने नीचे चलना शुरू किया, तो हमारे एक टीम का मेंबर, जो हमें पता नहीं था कि हमारी टीम का है, अच्छा। वो काफी दूर से चला आ रहा था। तो मैंने जी। अपनी टीम से, कि जो दूसरे मेंबर थे, उनको कहा कि देखो एक आदमी आ रहा है, हमें जी। उसकी इंतजार करना चाहिए। तो मेरी टीम ने, जो मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि मैम नहीं, हम लोग नहीं रुकेंगे, बहुत खतरा है यहाँ पर, हमें किसी का इंतजार नहीं कर सकते। मैंने कहा जी। देखो, वो इतना दूर से भी लेके जाना पड़ेगा हमें, कोई भी इंसान है, किसी भी टीम का है, हम उसको वहां छोड़ नहीं सकते मानवता के आधार पर। तो वो थोड़ा नजदीक आ जाएगा, हम थोड़ा रिस्क ले लेते हैं उसके लिए, उसको भी खुशी होगी। जी। जैसे ही वो आया, हमें पता चला तो ये तो हमारी टीम का मेंबर है। अच्छा। और वो इसलिए धीरे हो गया था, उसके पास ऑक्सीजन खत्म हो गया था। ऑक्सीजन जैसे ही उसका खत्म हुआ, तो जी। हमने उसकी फोटो ली, सब फटाफट करके उसके बाद जैसे चलने लगे, उसने जी। कहा कि नहीं, हम मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ, मैं जी। आ जाऊंगा। तो जी। वो जो मेरी टीम के लोग थे दूसरे, वो नाराज होने लगे कि हम जी। तुम्हारे लिए इंतजार किए और तुम कह रहे हो कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, हम लोग जी। सब मरेंगे, हमें जाना होगा नीचे। जी। जी। मैंने कहा नाराज मत हो, मुझे देखने दो, इसके साथ कुछ समस्या है। मैं जब उसके पास जी। गई, मैंने कहा क्या हुआ मोहन सिंह। तो मेरा जूनियर था, ऐसे उम्र में काफी बड़ा था हमसे, लेकिन मेरे रैंक में मेरे जूनियर था। तो मैंने कहा उनको जी। कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत उनका चेहरा देखा, क्योंकि 2 मई को मैंने ऑलरेडी रेमन जैकब और ये डॉक्टर डीटी कुलकर्णी, उनको मैंने जी। ऑलरेडी हैंडल किया था। वो जी। मर गए थे मेरे हाथ में, इनफैक्ट वो ऑलरेडी अच्छा। उनकी डेड बॉडी। हाँ, तो मैंने उनको जब मरते हुए देखा, उनका जो चेहरा नीला हो गया था, तो वही जी। चेहरा मैंने उसका पाया। तो मैंने कहा कि तुम्हारा ऑक्सीजन काम कर रहा है कि नहीं। तो उनका पता नहीं। फिर मैंने देखा उनका ऑक्सीजन है ही नहीं, उसके खत्म हो चुका जी। था। और वो जैसे अभी जी। खत्म होने वाला, एकदम नीला चेहरा हो गया था उसका, और बात भी नहीं कर पा रहा था ठीक से। तो मैंने फटाफट अपना ऑक्सीजन निकाला, अपना मास्क निकाल करके उसके मुंह पे लगाया, अच्छा। और अपना मास्क निकाल के उसके मुंह पे ऑक्सीजन दिया उसको। और उसको फिर थोड़ी राहत आई, और जी। राहत आते ही तो वो फिर चलने लगा। तो जी। उसके बाद फिर बैठ जाए। फिर मैंने कहा जी। कि ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि जी। तुम ऐसा करो, तुम इसको मास्क को लगा के रखो और चलते जाओ, बैठ के ऑक्सीजन मत लो, क्योंकि खत्म हो जाएगा। तो जी। हम इस तरीके से काफी उसको नीचे ले आए। तो ये काफी एक मुश्किल। हाँ जी जी जी। काफी तो मुश्किलों का ये एक सामना। हाँ, थोड़ा तो जी मैम जी मैं ये चीज और पूछना चाहती हूँ कि मैम ये माउंट एवरेस्ट पे जब आपने चढ़ाई शुरू की और जब आपने वहां हाँ। जाकर फतेह किया, तो इसमें कितने दिन आपको लगे इस पूरे। सबसे पहले तो नेहा जी, मैं बताऊंगी कि मैं हिमालय को कभी फतेह कर नहीं सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता है, मैं क्षमा चाहूंगी। मैं समर्पित की थी अपने आप को, है ना। जी। और हम वहां जी। पर एक समर्पण भाव से मेरा हमेशा वहां जाना हुआ है। मैं जी। समर्पित की थी। जी। और इसको 3 महीने लग जाते हैं इनफैक्ट टोटल, 3 महीने। लगभग। हमें 3 महीने लग गए थे, आजकल तो लोग 1.5 महीने में कर देते हैं। आजकल की जो क्लाइंबिंग है वो डिफरेंट हो गई है। हमारे समय में क्लाइंबिंग जो थी, हम लोग खुद जी। रास्ता खोलते थे, हम लोग खुद जी। सारा सारा काम हम खुद करते थे। उसमें जी। काफी रिस्क मैनेजमेंट होता था, उसमें काफी हम लोग मैनेजमेंट सीखते थे, बहुत कुछ। अपने आप रास्ता खोलना, अपने आप सामान पूरा पीठ पे ढोना। यानी कि जी। मैं बेस कैंप से में जाने से पहले 15 दिन हमें बेस कैंप तक पहुंचने में लगते थे। 15 दिन पैदल चलते रहते थे। जी। सुबह चलते थे 3-4 बजे, और शाम को पहुंचते थे 3-4, मतलब 12-12 घंटे की हम लोग क्लाइंबिंग करते रहते थे, दिन भर 12-12 घंटे हम चलते रहते थे। जी। और खाना आज मैम जो आप। है, हाँ, अपने साथ खाना लेते थे। आज जो है लोग
क्या बोलते हैं, फ्लाइट से जाते हैं, लैंड करते हैं। एक एक टीम हो गई, एक जो कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग प्रोवाइड करती है, इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। एक टीम रास्ता खोल देती है और अच्छा 2-3 शेरपा दे देते हैं उनको। वो लोग पानी पिलाते जाते, खिलाते जाते जाते हैं। लेकिन हम लोगों का सिस्टम डिफरेंट था, हम लोग खुद सारा काम करते थे। एवरीथिंग वी यूज्ड टू डू। तो वो जी एक अलग वो था। तो ये 3 महीने हम लोगों को पूरा लग जाते थे जाने में। हमारा जो रास्ता खोलना, ये सारा जी करते करते हमें 2.25 महीने से भी अधिक लग जाता था। अच्छा और फिर आपने वाइंड इतना अप करना, हाँ, वाइंड अप करना, वो सब करके पर 2.5 महीने तो पूरा हम लोग टॉप पे पहुंच करके फिर वापस आना। जी जी। नहीं जी मैम, आपसे मतलब आई एम सो सो प्राउड ऑफ यू मैम। आज जो भी इस वीडियो को अब आगे देखेगा और इस हमारे सेशन को जो देखेगा, उससे ये बात तो पूरी जाहिर हो गई है, दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है। आपने उन नहीं नहीं दिनों नहीं, ये असंभव, बिल्कुल नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। आत्मविश्वास जी हाँ, जी आपका आत्मविश्वास होना चाहिए। और सबसे जी अच्छी बात पता है क्या है? जी मैं ये साझा करना चाहूंगी कि हम जी जिस भारतीय संस्कृति और परंपरा के दायरे में जो हमें संस्कार मिले हैं, जी जो मैंने जीवन में अनुभव भी किया है, जी वो ये है कि अगर हमसे कोई भी भूल होती है, जी उसका भुगतान हमें ही करना होता है, कोई दूसरा नहीं करता है। जी इसीलिए अगर जीवन में कोई गलती भी होती है तो उसको बचाने के लिए ना हमारे माँ बाप है, ना गुरु है, और ना ईश्वर है। हम स्वयं अगर हमें बचा सकते, हाँ, स्वयं बचा सकते हैं, हमारे अच्छे कर्म ही हमें बचा सकते हैं। और ये जी बात मैंने चाहे वो हिमालय की चढ़ाई हुई हो, और चाहे मैं छोटे से गांव से जो 11 किलोमीटर पैदल पढ़ने के लिए जाती थी। लोगों ने मुझे काफी कहा कि जब मैं जी फेमस हो रही थी तो काफी लोग इंटरव्यू करने के लिए आए और जी कहा कि आपके साथ जेंडर बायसनेस हुआ है। तो जी क्योंकि आप लड़की थी तो इसलिए हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी, आपके भाई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। तो मैंने कहा नहीं, ये सब चीजें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। और जी मैं समझती हूँ कि जेंडर बायसनेस एक सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की बात है। जी क्योंकि अगर मेरे भाई लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, उनके कर्म अच्छे थे, इसलिए हो जी सकता है कि उनको ज्यादा सुविधा मिली। और क्या बात मेरे मेरे जो है दो ही बात हो सकती है। देखिए नेहा जी, जब जी इंसान के सामने बहुत संघर्ष आता है, जी या हमें 11 किलोमीटर पैदल जाकर के मुझे जो भी पढ़ाई हासिल करनी पड़ी, जी इसके पीछे मुझे दो ही बात समझ में आई। या तो जी मेरा हिसाब किताब पुराना चुकता हो रहा था, और या फिर जी ईश्वर मुझे बड़ी जिम्मेवारी के लिए तैयार कर रहा था, इनफैक्ट। ये मैम आपने बिल्कुल कमाल की बात कह दी आज। ये तो पूरे ये सच्चाई जीवन में ये है। जी जीवन में हर एक के सामने संघर्ष आता है। तो उस जी जी संघर्ष के दो ही मायने होते हैं। या तो जी हिसाब किताब हमारा पुराना कर्मों का चुकता हो रहा होता है, जी या फिर जी ईश्वर आपको बड़ी जिम्मेवारी के लिए तैयार कर रहा होता है। तो इसलिए मैम वो आप आपको तकलीफ देता जी है। आप पूरा इसलिए वो इसका आपको उदाहरण मेरे सामने बैठे, आपने बिल्कुल बहुत इसलिए ही सही मैम। जी जी जी। जी मैम आई एम सो सो तो सो प्राउड, आपसे बात करके मुझे आज बेहद अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि सुबह उठना, ये जो आपने अभी बताया ना मुझे अपनी पूरी कहानी में, मेरा सबसे ज्यादा मुश्किल रहा, मतलब आपने इसके बताया इसके सुबह पीछे उठना। मैं इसके पीछे मैं बात बता देती हूँ कि जब मैं दोबारा क्लाइम कर रही थी, तो जी मेरे हाथ जो है वो फ्रोज बाइट हो गए थे, इनफैक्ट। अच्छा मैं तूफान में मैं फंस गई थी। और जी तूफान में फंसने के कारण मैं 180 की स्पीड थी तब। और मैं जी इतनी फंस गई थी कि मेरे हाथ जो है बिल्कुल फ्रोज बाइट हो गए थे। जी और जब मैं कैंप टूर से में आई, तो दो अमेरिका और ब्रिटिश के दो डॉक्टर थे जो जी वहां रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने जी मेरे हाथ देख के कहा कि ये बच नहीं पाएंगे, ये कट अच्छा जाएंगे, अंगूठा तक कट जाएगा। यानी कि अच्छा मेरे पूरे हाथ ये यहाँ से यहाँ कट जाएंगे। सुन हो गए थे। इतना सीवियर फ्रोज बाइट हो गया था। अच्छा मुझे भी पता था कि सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। नेहा जी जी जानते हैं, उसी वक्त मैंने अपने आप को कहा, जब उन्होंने कहा एक यंग लड़की को, जी 24-25 साल की लड़की हो, उसको कह दिया जाए कि आपके हाथ कट जाएंगे, जी तो मैंने उस वक्त अपने आप को कहा जी कि नहीं। मेरे भोले से मन ने कहा कि नहीं, मेरे हाथ नहीं कटेंगे, जी मेरे हाथ बच जाएंगे। जी और वो मेरा अपने ऊपर विश्वास करना, जी ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए वरदान बना। क्योंकि जी मैंने विश्वास को ही भगवान कहा है। और जी उस विश्वास ने मेरे सबसे पहले तो हार्मोन्स जो है वो पॉजिटिव
फंक्शन करना शुरू कर दिए थे। जी और मैंने तब तुरंत एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि मुझे नीचे जाना है, क्योंकि मेरे टीचर ने पढ़ाया था। मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, जब भी टीचर पढ़ाए या माँ बाप कुछ कहें, उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी जीवन वरदान, जीवन दायनी बन जाता है। जीवन मतलब आपको मतलब बच जाता है, जीवन बच जाता है। और वो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे टीचर ने पढ़ाया था कि कभी भी कोई भी आपकी जैसे बीमारी होती है पहाड़ों में, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, तो उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन होती टू गो डाउन, आप नीचे जाइए। और जब मैं नीचे वहां पर मैंने निर्णय लिया नीचे जाने का, इसीलिए लिया कि मेरे टीचर ने कहा था कि ये शायद मेरे हाथ बच जाएंगे नीचे जाऊंगी तो लोगों ने कहा कि तुम चल नहीं पा रही हो, तुम कैसे जाओगी, आपकी हालत इतनी खराब है। और क्योंकि नीचे जाने का मतलब है कि मुझे कम से कम मोर देन 100 लेडर्स क्रॉस करने थे। और लेडर्स है, सिर्फ उस लेडर्स की चौड़ाई 1 फुट और लंबाई 20 फुट भी हो सकती है, 10 फुट भी है, कोई 30 फुट की भी आ जाती थी, अच्छा कभी कभी 15 फुट की भी है। तो वो लेडर्स क्रॉस करना ही अपने आप में एक बहुत टीडियस टास्क था, क्योंकि उसको तो हाथ से क्योंकि रस्सी मुझे हाथ से पकड़नी है और मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने एक और दूसरा कोई व्यक्ति मुझे मदद कर नहीं सकता है। क्यों नहीं मदद कर सकता, क्योंकि वो लेडर ही 1 फुट का ही है चौड़ा, तो दूसरा व्यक्ति आएगा कैसे। फिर मैंने क्या किया, अपने एल्बो इस्तेमाल की और एल्बो में रस्सी को फंसाया और बड़े ही रिदम्स के साथ में, बहुत शांत भाव के साथ में मैंने उसको क्रॉस किया। ठीक है, क्रॉस करने के बाद जहां प्लेन रास्ता आता, जहां लेडर नहीं लगे, तो वहां मैं दौड़ रही होती थी। फाइनली 6 घंटे मुझे लगे उसको क्रॉस करने में, 6 घंटे। 6 घंटे में मैं बेस कैंप पहुंची। बेस कैंप पहुंचने के बाद डॉक्टर रीटा पटेल मेरे हाथों को देख करके रोने लगी और उसने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे हाथ की कंडीशन बहुत खराब है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे हाथ बचेंगे, आप ट्रीटमेंट चालू कीजिए, मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चालू कीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने फटाफट लीडर को बात किया कि इसके लिए हेलीकॉप्टर मंगाओ, इसकी बहुत बुरी कंडीशन है। मैंने कहा नहीं नहीं, आप हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए मुझे, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया तो सवेरे मौसम खराब हुआ तो मेरे 5-6 घंटे खराब हो जाएंगे। मैंने प्लान किया हुआ है यहाँ 5-6 घंटे रेस्ट करूंगी, उसके बाद रात के 2 बजे ही मैं निकल जाऊंगी नीचे काठमांडू के लिए। तो उसके बाद मैंने वही किया। आपको पता है 4 दिन का रास्ता मैंने 23 घंटे में क्रॉस किया। 4 दिन का रास्ता मैं लगातार 23 घंटे चलती रही। और ये मेरा डिसीजन, अगर मैं हेलीकॉप्टर उठा लेता मुझे तो मेरे हाथ नहीं बचते, क्योंकि मेरा पैदल जाने का डिसीजन जो था। एक्चुअली आपके जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप विश्वास करते हैं अपने ऊपर, तो आपके निर्णय भी सही होते हैं इनफैक्ट। और वो मेरा निर्णय इतना सही था पैदल जाने का, क्योंकि पैदल जब मैं चली तो लगातार मैं पैदल चलती रही। 5-6 घंटे के बाद मेरे टिश्यूज रिवाइव होने लग गए, वो ब्लड सर्कुलेशन इतना हुआ कि मेरे हाथ दर्द करने लगे। और वो इतने दर्द, भयानक दर्द था कि उस दर्द को मैं बर्दाश्त कर रही थी खुशी के कारण, क्योंकि मुझे ये एहसास होने लगा कि अब मेरे हाथ बच जाएंगे। क्योंकि अगर आपका पेन नहीं होता है तो आपके हाथ नहीं बचते। तो वो ब्लड सर्कुलेशन फ्लो इतना जबरदस्त रहा और मैं बहुत तेज चलती रही लगातार। तो इसलिए नेहा जी जानते हैं, मैं उसके बाद वही डॉक्टर मुझे जब 1995 में, ये 93 की बात है, 1995 में जब जापान में मिले, वो हैरान हुई मेरे हाथों को देख करके। उन्होंने कहा, संतोष इज सेम हैंड, इट्स मिरेकल, वी कांट बिलीव। तो मैंने कहा हाँ, ये मेरे वही हाथ है, नकली हाथ नहीं है। उन्होंने फटाफट इक्विपमेंट ले आए और इक्विपमेंट लाया तो हम पूरे विश्व की माउंटेनियर इकट्ठे हो रखे थे वहां पर। पूरे विश्व के जितने भी विश्व के माउंटेनियर्स हैं, उनकी एक सेमिनार, उनकी एक मीट थी वहां पर। और उस मीट में हमारी वजह से सबके ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा गया। और आपको पता है नेहा जी, जिसके लंग्स सबसे छोटे बता दिए गए, उसका सबसे अच्छा ऑक्सीजन सैचुरेशन पाया गया। क्या बात है, क्या बात। अब मैं बताती हूँ इसके पीछे क्या कारण था। इसके पीछे एक ही कारण था जी, हमारा सवेरे जल्दी उठना। माँ बाप ने संस्कार दिए थे कि वो 3:30-4 बजे उठ जाते थे, मैं उनके साथ उठती थी। उसके बाद हॉस्टल में जब मैं गई, हॉस्टल में मैंने इसको आदत को खराब नहीं किया, लेट उठने के नहीं किया, मैंने और इम्प्रूव किया। रात 3 बजे उठ जाती थी, क्योंकि गांव से पढ़ी थी तो मेरा जो शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था।
जी मैंने हॉस्टल में रह करके अपना पूरा समय का सदुपयोग किया, और क्योंकि हिंदी मीडियम से थी, अंग्रेजी नहीं आती थी, जी आई इम्प्रूव माई इंग्लिश जी एवरी डे। आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर 2 आवर्स, मेरा 5 to 7, 3 to 5 मेरा अपना सब्जेक्ट पढ़ती थी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स था मेरे पास। उसके बाद जी न्यूज़पेपर आते थे तो वर्ड टू वर्ड कई बार पढ़ डालती थी, और रोजाना वोकैबुलरी अच्छा करने के लिए मुझे आज मुझे इतने वर्ड्स याद करने हैं, 50 वर्ड्स याद करने हैं, आज मुझे 20 वर्ड्स याद करने हैं, तो वो मैं याद करती थी। 2 डिक्शनरी रखा था, एक इंग्लिश टू इंग्लिश और एक हिंदी टू हिंदी, हिंदी टू जी। इंग्लिश। तो वो मैं आज मैम इस तरीके से, जी जी, तो इस तरीके से मैं आज न बात केवल को मान गई, जो सुबह उठता है ना वो कुछ नहीं पा सकता है। आज मैं इस बात को सच्चे मतलब मान गई। आज मैं कई बार जानती सुनती हूँ, हमेशा जानती माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं सुबह उठो हमारी जिंदगी नहीं नहीं बदल नहीं, जाएगी, लेकिन आज आपने नहीं बहुत इस अच्छी बात। नहीं, इसके पीछे पता क्या कारण था? जी आज मुझे पता चलता है कि फ्रॉम 3 to 5 हमारे जो जी लंग्स होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं एक्चुअली। इससे साइंटिफिक रीजन, अच्छा। व्हाट इज 3 to 5 के यू लिए। नो व्हाट इज द साइंटिफिक जी रीजन? जी जी ये वैज्ञानिक कारण है कि जी हम सवेरे 3 से लेकर 5 बजे तक हमारे लंग्स बहुत एक्टिव होते हैं, और उस वक्त हम मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं इनफैक्ट। जी तो वो कारण था, जब हम मैक्सिमम जी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाता है। अगर हमारे जी पास ऑक्सीजन अच्छा होता है तो हमारी समझदारी उतनी अच्छी हो जाती है। जी और हमारी समझदारी के साथ साथ में हमारा एक और बहुत अच्छी बात होती है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। जब आपका ब्लड जी सर्कुलेशन अच्छा है, क्योंकि समझदारी जी अच्छी तो हो गई बॉडी। है, आपका समझदारी अच्छी है, तो आपका टेम्परामेंट जो है बहुत ही एक बहुत बैलेंस होगा टेम्परामेंट। स्मूथ हो एंड दिस जाता इज द मेन की ऑफ माई सक्सेस इन फैक्ट। जी मतलब क्या मेरा बात जो है। हिमालय में जी जो कि पहाड़ कभी देखे नहीं थे, बर्फ कभी देखी नहीं जी थी, और मेरे एक्सपीडिशन में सब लोग तो पहाड़ के ही थे। जी अच्छा। इवन हाँ, 92 में भी, 93 में भी, जिन्होंने पहाड़ अच्छा देखे, पहाड़ों में जिंदगी बिताई, मैंने कभी पहाड़ देखे ही नहीं उससे पहले। तो मेरे जी लिए तो आप। और मुश्किल था ना, और मेरे तो लंग्स भी छोटे बता दिए। पर जी उसके कारण पीछे यही था कि टेम्परामेंट, इफ योर टेम्परामेंट इज गुड इन फैक्ट, जी जी और उसका टेम्परामेंट गुड होने का कारण है कि आपका सुबह का जल्दी उठना, जी और सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल और सारा कुछ सिस्टम, और दुनिया से आप वैसे भी कई घंटे आगे हो जाते हैं। आप आपको बस समय समय होता है। जी क्योंकि जी आज भी मैं मतलब 2 बजे 3 बजे से पहले ही उठ जाती हूँ इनफैक्ट, अब तो, और पहले उठ जाती हूँ। तो जी आप कम से कम, दुनिया दुनिया अगर 6 बजे उठती है तो आप जी 3 घंटे तो आगे हो ही गए दुनिया से। अगर जी जो 7 बजे उठते तो 4 घंटे आगे हो गए दुनिया से आप। तो मैं आपके बस आपकी 4 घंटे हैं, आपने बहुत काम किया, काफी काम कर लेते हैं आप। जी जी जी। मैं आपकी इस बात को पूरा अच्छे से मैंने पकड़ लिया है। अब से मैं भी अपने अनुभव बताऊंगी कि जो सुबह उठता है वो सब कुछ हासिल कर सकता है, अगर सच्चे मन और आत्मविश्वास पक्का हो तो। जी वो आत्मविश्वास भी हो जाता है इनफैक्ट, आत्मविश्वास बढ़ता है उस वक्त, और आपके संकल्प भी पॉजिटिव पक्के होते हैं। जी संकल्प भी जी पक्के हो जाते हैं उस वक्त का उठने वाले व्यक्ति का हर चीज पक्की होती है। जी जी जी। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है सच में। और आप मतलब एक अलग ही खुशी हो रही है मुझे, एक तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आपको देख के। और मैंने आपको बताया मैं भी हरियाणा से हूँ, और आप भी, जी जी। आपने जिस तरीके से बताया कि कहाँ से आपने जब लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पढ़ाई भी नहीं करने दी जाती थी, अब तो फिर भी थोड़ा सा हरियाणा चेंज हो रहा है, काफी हो गया है। जी जी। उन दिनों में आपने ये कर दिखाया, तो मैं तो सच में आपको दिल से सैल्यूट करती हूँ। और ये जरूर, और आपसे मिलना जरूर चाहूंगी मैं, मेरी हाँ, रिक्वेस्ट है जरूर आपसे मिलूंगी। नेहा कि। जी, एक बात और बताना चाहूंगी मैं जाते जाते, मैं बहुत जी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जी केवल हरियाणा का ही प्यार नहीं, मैं बिहार की बहू हूँ, और मुझे बिहार का अच्छा भी प्यार मिलता है। एक बात। जी दूसरी जी बात है कि पूरे भारत को घूमती हूँ, इसलिए जी पूरे भारत से मुझे बहुत प्यार मिलता है। इसलिए जी मुझे हरियाणा का विशेष बेटी होने के नाते मुझे बहुत प्यार मिलता है। जी और लेकिन इस बात को मैं कभी भी नकार नहीं सकती हूँ, और जी मैं हमेशा बहुत सौभाग्यशाली कहती हूँ अपने आप को कि मैं बिहार की बहू बनी, और बिहार जी में भी मुझे बहुत प्यार, और मतलब बेटी के जैसे ही मुझे वहाँ प्यार, और बहू के रूप में भी मुझे बहुत प्यार मिला।
है। और भारत के जिस भी कोने में गई, विश्व के जिस भी कोने में गई, मुझे काफी प्यार मिला, सम्मान मिला। इसके लिए मैं हमेशा तहे दिल से धन्यवाद करती सभी का। बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद जी मैम। एक चीज और, मैं आपको जरूर इनवाइट करती हूँ, जब भी आपके पास समय हो मैम, आप राजस्थान श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय एसकेडी यूनिवर्सिटी में जरूर आए। और जी जी, मैं आप सभी को, सुनिए, मैं आपको भी आमंत्रित करती हूँ, आप हिमालय में आए। अरे राजस्थान, राजस्थान देखिए, राजस्थान, राजस्थान मेरे लिए विशेष स्थान है, क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत हुई हिमालय में जाने की। अरे क्या इसलिए मैं बात है, जरूर, बताया हाँ, आपने अपनी। जी मैं जी जी अरावली से या रेगिस्तान से हिमालय की ओर, जी 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 रेगिस्तान से हिमालय की ओर। हिमालय देखिए, जयपुर मेरे लिए, राजस्थान मेरे लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई मेरे जीवन में, और इसलिए मैं जी। हमेशा सैल्यूट करती हूँ राजस्थान को। और मेरी शिक्षा और ज्ञान काफी कुछ मैंने वहां पे प्राप्त किया है। तो फिर तो और आपको पक्का बनता है आपका आना मैम, आप नहीं, मैं जरूर आऊंगी, लेकिन यहाँ मैं भी आपके कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के लोगों को आमंत्रित करती हूँ कि आए। आप लोग हिमालय में, विशेषकर जी गंगोत्री एरिया में और मसूरी में आप जी लोग आए। और यहाँ जी। पर एक्चुअली मैं ट्रेनिंग देती हूँ, अच्छा जो भी समय मिलता है। तो वहाँ पर विशेषकर मेरा 5 डेज कोर्स होता है। अच्छा। हम लोग, हाँ जी, जी माउंटेनियरिंग के माध्यम से, एडवेंचर के जी माध्यम से हम जी लोग 3 चीजें बहुत विशेष करते हैं, और विशेषकर संस्कृति। हम जी लोग संस्कृति की बात करते हैं, और जी संस्कृति में विशेषकर हम हेल्थ की बात करते हैं। जी हेल्थ और एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ये जी तीनों की चर्चा हमारी होती है विशेषकर। और भी बहुत सारी बातें होती हैं जी हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से। तो आप लोग आए, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ शेयर करूंगी वहाँ के, जी जी बहुत जी सुंदर जी फोटोग्राफ शेयर करूंगी वहाँ के। जरूर मैम, ठीक है, जरूर जरूर जरूर। जी तो मैम, आप तो लोग का, जी अब जी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। आप जी, मैं भी जी आपसे बहुत बहुत नमस्कार आपको। और जी आप लोगों को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं हैं, जी सभी लोग अच्छी शिक्षा पाए। जी। जी जी जी, आप बहुत बहुत ऐसे ही धन्यवाद। आप ऐसे ही इतने खुश दिल रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, और मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। जय हिंद आपको। और मैम एक सेकंड, थैंक मैं यू। अपनी बेटी से आपको मिलवाती हूँ। जब मैंने उसको बताया ना कि मैंने गूगल पे और यूट्यूब पे आपका फोटो और वीडियोस दिखाए, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। तो मैं एक अच्छा, मिनट हाँ, ये जरूर जरूर जरूर। हेलो करो मैम से। हेलो करो। हेलो अभी नमस्कार, कैसी हो आप? अभी 7 साल की है हरिओम। मैम। हैं? हेलो करो, हेलो। हेलो हेलो पूछो कैसा लगा आपको माउंटेन पे जाकर। कैसा लगा आपको माउंटेन पे जाके? बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आओगी तुम? मैं अभी फोटो भेजती हूँ माँ को, है, तुम देखना। बहुत सुंदर फोटोग्राफ्स हैं, आपका भी आने का मन करेगा, है ना? बोलो बाय, टेक केयर। मैंने स्कूल में टेस्ट भी कर रखा है। है, हाँ, जी आप भी लिखा। टेस्ट में। अच्छा, स्कूल में टेस्ट किया हुआ है मैम, कह रही है। आप भी उस आपका नाम भी लिखा है इसने, माउंटेनियर संतोष ओ यादव। तभी मैंने बहुत ग्रुप में सुंदर, बताया, बोला प्राउड ऑफ यू बहुत मैम। सुंदर। गॉड ब्लेस यू। आपको ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा आशीर्वाद। और अच्छे से खूब खूब स्वास्थ्य, खूब स्वस्थ रहे। जय हिंद। ठीक है। स्वस्थ जय रहे, खूब अच्छी पढ़ाई करे, शिक्षा मिले आपको। हाँ, ये मेरा खूब सारा आशीर्वाद आपको। जी ओके नेहा जी, जी आपसे थैंक यू मिलके मैम, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार बहुत नमस्कार। अच्छा लगा। जी 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 दोस्तों, तो आज आपको काफी अच्छा लगा होगा मैम से बातचीत करके। देखा दोस्तों, इस बात में आज मैं पूरी सच्चाई मान गई कि अगर दिल में सच्चा जुनून हो कुछ कर दिखाने का, और वो भी मैम को तो मैं सैल्यूट करती हूँ सच में दिल से कि उन्होंने उस समय में ये कर दिखाया, तो हम आजकल की जनरेशन तो क्या नहीं कर सकती अगर हमारे मन में जुनून और विश्वास हो। तो हंसते रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, और अगले हफ्ते मैं आपसे नई शख्सियत से मिलती हूँ। गुड नाइट, जय हिंद।